हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक एजुकेटर्स में। आज हम लोग गणित का एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है संख्या पद्धति के बारे में देखने जा रहे हैं। संख्या पद्धति जो है लगभग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, लगभग सभी एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब बात आती है कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार के संख्याओं और उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। प्यारे बच्चों, देखिए गणित में बहुत सारी संख्याएं होती थी शुरुआत में। तो गणितज्ञ लोगों ने क्या किया कि जितने भी संख्याएं थी इनको एक प्रणाली के अंतर्गत रख दिया गया, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारी प्रणालियां डेवलप की। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी प्रणाली गणितज्ञों ने बनाई। चलिए बच्चों, बात करते हैं संख्या प्रणाली की। संख्या प्रणाली कई प्रकार से होती है गणित में बच्चों। सबसे पहला है हमारा दार्शनिक प्रणाली, दूसरा है हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, तीसरा रोमन संख्या प्रणाली, उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम, देन ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड देन हेक्साडेसिमल नंबर। सबसे पहले बात करते हैं दार्शनिक प्रणाली की बच्चों। दार्शनिक प्रणाली किसे कहते हैं, उससे पहले बात करते हैं कि संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली किसे कहते हैं। एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। इस संख्या प्रणाली में टोटल 6 पद्धतियां गणित के अंतर्गत हैं। बात करते हैं दार्शनिक प्रणाली या हिंदू अरबिक प्रणाली की। इसे इंग्लिश में डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब डेसिमल नंबर सिस्टम के पीछे की बात करें तो इसमें इसका जो बेस होता है वह 10 होता है, और अगर संख्या की बात करें तो इसमें टोटल 10 संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, ये टोटल 10 संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब बेस 10 की बात करें कि बेस 10 क्यों, चलिए दार्शनिक प्रणाली की बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब क्योंकि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का इस्तेमाल करते हैं तथा इन 10 संकेतों को हम लोग अंक कहते हैं। 10 अंकों की यह पद्धति हमारी दार्शनिक पद्धति कहलाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई संख्या लेते हैं बच्चों, देखिएगा जैसे 2, 8, 7, 5, 6 की बात करते हैं तो बेस 10 का मतलब होता है कि इसके जो इकाई का स्थान है इसमें हमें 10 के पावर 0 से गुणा कराना पड़ता है। इसी के बाद आगे 5 गुणे 10 के पावर 1, देन 7 इंटू 10 के पावर 2 और 8 इंटू 10 के पावर 3, देन 2 इंटू 10 के पावर 4। अब 10 के पावर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है या तो इसको हम लोग 1 बोलते हैं बच्चों। चलिए, तो यहां इसका मान कितना हो गया 6, यहां कितना मान हो गया 5 गुणे 10 मतलब 50, यहां मान हो गया 700, यहां मान हो गया 8000 और यहां मान हो गया हमारा 20,000। इस प्रकार अगर हम जोड़ेंगे तो ये टोटल हमें 2, 8, 7, 5, 6 मिलेगा और इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। किसी भी संख्या का डेसिमल नंबर में कन्वर्जन इस तरीके से हम करते हैं, यानी कि दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत हम इस तरह किसी भी संख्या का कन्वर्जन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली। इन दोनों प्रणालियों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, डिटेल में पूरी। तो अब बात कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वह 2 होता है
और इसमें जो नंबर्स यूज होता है वह 0 और 1 होता है। 0 को हम लोग ऑन बिट बोलते हैं और 1 को हम लोग, सॉरी बच्चों, 0 को हम लोग ऑफ बिट बोलते हैं और 1 को हम लोग ऑन बिट बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मेरे पास यहाँ 1 0 1 1 लिखा हुआ है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम किस प्रकार से करेंगे? अभी हमने आगे देखा है कि अगर हम किसी दशमलव संख्या को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम बेस 10 का लेते हैं और उसके पावर 0 1 2 3 करते चलते हैं। इसी तरह अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें बेस 2 लेना पड़ेगा और उसके पावर 0 1 2 3 लेकर इन सभी संख्याओं में गुणा करके उसे जोड़ देना होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 1 × 2 के पावर 0, यानी कि 1 × 1 मतलब 1, देन 1 × 2 के पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 × 2 मीन्स 2। इसी तरह 0 में अगर हम 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि 0। और यहाँ पे 1 × 2 के पावर 3। देखिए बच्चों, यहाँ पावर जो भी होगा, मैक्सिमम पावर जितने भी अंक होंगे उससे एक कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 के पावर 3 है, मतलब 8 हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। इस तरह अगर हम जोड़ेंगे तो 8 2 10 और ये 11, यानी कि ये हमारा 11 हो गया। यानी कि अगर 1 0 1 1 जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका कन्वर्जन दशमलव में हमारा 11 आएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वह 8 होता है बच्चों। जैसे बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, और जो नंबर्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों ये टोटल 8 संख्या हैं। 8 संख्याओं का इसमें 8 अंकों का इस्तेमाल होता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें किसी नंबर्स को ऑक्टल टू बाइनरी किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी, सॉरी ऑक्टल टू डेसिमल। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 2 और 5 है हमारे पास, ये हमारा ऑक्टल है, बेस 8 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो जिस तरह हमने अभी डेसिमल में किया, बाइनरी में किया, उसी तरह हम यहाँ पे ऑक्टल में भी करेंगे। 2 और 5 है तो इसमें हमें 5 × 8 के पावर 0 से और इसमें 2 × 8 के पावर 1 से गुणा करके जोड़ देना बच्चों। तो 8 के पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो 5 × 1 का मतलब हो गया 5। इसी तरह 8 दूनी 16 और ये हो गया हमारा 16, तो 16 और 5 ये हो गया हमारा 21। यानी कि 28 जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसका जो डेसिमल होगा वह 21 होगा। आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है बच्चों वह होता है 16, और इसमें जो नंबर इस्तेमाल होते हैं वह इस्तेमाल होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्लस A B C D E और F का इस्तेमाल होता है। A की जो वैल्यू होती है 10, B की जो वैल्यू होती है वह 11, C का 12, D का 13, E के लिए 14 और F के लिए 15 इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें किसी भी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलना हो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करते हैं बच्चों?
एक बार छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 2A1 है, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसके लिए जिस तरह हमने अभी प्रीवियस में किया है उसी तरह यहां भी हमें करना होगा। तो 2A और 1, अब 1 इंटू 16 के पावर 0 कर देंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। अब चूंकि 10 की वैल्यू होती है 10 और 16 के पावर 1 मतलब 160 हो गया। इसी तरह 2 इंटू 16 के पावर 2, अब 16 गुणे 16 यहां पे कर लीजिएगा बच्चों। चलिए 36 और यहाँ पे 1, 6 के 6 और 6 दूनी 12, तो ये हमारा हो गया 652 यानी कि 256, 2 इंटू 256 यानी कि 512। और इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं 512, 160 और 1 को जोड़ देंगे 3, 7 और 6 और ये हमारा आ जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस तरह से हमने बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देख लिया। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली संख्यांकन की दशमलव पद्धति पर आधारित प्रणाली है जिसमें संख्याओं को 3 अंकों के समूह में लिखा जाता है और व्यक्त किया जाता है। इसी 3 अंकों के समूहन के कारण इन संख्याओं को परिणाम भाषा में व्यक्त करने के लिए बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्वांटिलियन, सेक्टिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नलियन एंड डेसिलियन का प्रयोग करते हैं। अगर हम मिलियन की बात करते हैं बच्चों तो 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन कहते हैं, यानी कि 10 के पावर 6 को हम लोग 1 मिलियन कहते हैं, 10 के पावर 9 को हम लोग 1 बिलियन कहते हैं, 10 के पावर 12 को हम लोग ट्रिलियन कहते हैं, 10 के पावर 15 को हम लोग क्वाड्रिलियन बोलते हैं, 10 के पावर 18 को क्विंटिलियन बोलते हैं, 10 के पावर 21 को हम लोग सेक्टिलियन बोलते हैं, 10 के पावर 24 को सेप्टिलियन और 10 के पावर 27 को हम लोग ऑक्टिलियन और 10 के पावर 30 को नलियन एंड 10 के पावर 33 को हम लोग डेसिलियन बोलते हैं। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे तो संख्याओं को हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। दशमलव पद्धति में हम लोग संख्याओं को देखिए किस तरह से लिखते हैं 2857956 है। अगर हम इसे दशमलव पद्धति में लिखने की बात करें तो यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। सबसे पहले दाहिने से 3 अंक की आवृत्ति होती है, उसके बाद 2-2 अंकों की आवृत्ति चलती है, ये दशमिक प्रणाली में चलती है। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बात करें तो यही संख्या जो होती है सबसे पहले दाएं से 3-3 अंकों की समूह में चलता है, यानी कि आवर्त जो होता है 3-3 अंकों की आवर्त में चलता है। तो इस तरीके से हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखते हैं। अगर बच्चों आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति और दशमिक पद्धति के बारे में डिटेल में अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो में बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर इसे मेंशन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। रोमन संख्यन प्रणाली की बात करते हैं। अब चूंकि बहुत सारी प्रणालियां हैं तो रोमन भी एक इंपॉर्टेंट प्रणाली है, इससे भी रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। तो रोम के निवासी संख्याओं को लिखने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग करते थे और वे संख्याओं को लिखने के लिए केवल 7 चिन्हों का प्रयोग करते थे। ये 7 चिन्ह जो हैं I, V, X, L, C, D और M है। I की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों यहाँ पे 1, V की वैल्यू होती है 5, X की वैल्यू होती है 10, L की वैल्यू होती है 50, C की वैल्यू होती है 100, D की वैल्यू होती है 500 और M की वैल्यू होती है 1000। इस प्रकार
हम किसी भी इन चिन्हों का इस्तेमाल करके बहुत सारी संख्याओं को, मतलब भिन्न भिन्न संख्याओं को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। इन चिन्हों की सहायता से विभिन्न संख्याओं को लिखा जा सकता है, लेकिन इसके प्रयोग के कुछ नियम हैं प्यारे बच्चों। नियम अगर हम एक की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, i और x की आवृत्ति होने पर संख्याओं को जोड़ा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, जैसे हमारे पास है x, तो इसकी वैल्यू हो गई, x का मतलब कितना होता है 10 और इस x का मतलब होता है 10, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे यानी कि 20 हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 1 1 1 की बात करें, I की बात करें, तो 3 टाइम्स I है, मतलब 1 + 1 + 1 मतलब ये 3 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे x अगर 3 बार है यानी कि 10 + 10 + 10, ये हमारा हो जाएगा 30। अब यहाँ पे एक नोट है, I और x की आवृत्ति 3 बार से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 3 और 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 3, उसके ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें x और x की, तो आप इसे 40 नहीं लिखेंगे बच्चों, ये गलत हो जाएगा। चलिए नियम नंबर 2 की बात करते हैं। यदि छोटी संख्या को बड़ी संख्या के दाईं ओर लिखा जाए तो वह उसमें जुड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें I और B की, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, यानी कि इन्हें हमें जोड़ना है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। इसी तरह V1 1 की बात करें तो 5 + 1 + 1 + 1 मतलब 8 हो जाएगा। अब चूंकि अगर हम इसकी ऐसे इस तरह से लिख दें 1 1 1, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि I की पुनरावृत्ति जो है 3 बार से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 3 की बात करते हैं। यदि छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बाईं ओर लिखा जाए तो वह उसमें से घट जाता है। नोट यहाँ है, v को x के बाईं ओर कभी नहीं लिखा जाता, यानी कि इस तरीके से आप कभी भी नहीं लिखेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। जैसे I और V है, तो ये हमारा 1 और ये हमारा 5, यानी कि अगर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के बाईं ओर है तो उसमें से घट जाएगा, यानी कि 5 - 1 ये हमारा 4 हो जाएगा। 1x की बात करें तो ये हमारा 9 हो जाएगा। xl की बात करें, अब चूंकि l की जो वैल्यू होती है वो होती है 50 और इसकी वैल्यू होती है 10, यानी कि ये हो गया हमारा 40। इसी तरह xc की बात करें तो c की वैल्यू होती है 100 और x की वैल्यू होती है 10, तो 100 - 10 मीन्स हो गया हमारा 90, ये हमारा 90 हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा रोमन नंबर्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले हम लोग अंक को अच्छी तरह से जान लेते हैं। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक का। इस 10 संकेतों को हम लोग अंक कहते हैं। 10 संकेतों की यही पद्धति को हम लोग जो है दार्शनिक पद्धति कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 से लेकर के जो 9 तक की संख्या है इन्हें हम लोग सार्थक अंक कहते हैं और 0 हम लोग असार्थक अंक कहते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि 0 असार्थक अंक क्यों है। चलिए, संख्या में अंकों के मान की अगर हम बात करें, ये जितने भी अंक होते हैं संख्या में उनके अपने मान होते हैं। तो किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं बच्चों, एक होता है अंकित मान और एक होता है स्थानीय मान। अंकित मान को हम लोग फेस वैल्यू भी कहते हैं और स्थानीय मान को हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। अंकित मान या जातीय मान या फेस वैल्यू किसे कहते हैं? किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान है, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों, तो अगर हम ये संख्या लें और इसमें हमसे पूछा जाए कि 8 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा, तो 8 का अंकित मान 8 होगा बच्चों, वो चाहे संख्या में किसी भी स्थान पे क्यों ना हो। बात करते हैं स्थानीय मान की। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान
जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। इसको हम लोग एक सारणी के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बच्चों। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ संख्या लिखा हुआ है, जैसे 428633015, ये हमारा इकाई का स्थान है, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब यहाँ पे अगर हमसे बोला जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, अब चूंकि दशमिक नंबर प्रणाली में हम लोग जानते हैं कि इसमें 10 के 0 पावर से फिर 1 2 3 से दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर गुणा कर करके जोड़ देते हैं। तो अगर हम बात करें 5 का स्थानीय मान, अब ये चूंकि 5 जो है इकाई के स्थान पे है, तो 5 का इकाई, अब यहाँ पे 5 गुणे 10 के पावर 0, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5, यानी कि 5 का स्थानीय मान 5। अगर इसी संख्या में 1 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 1 गुणे, अब चूंकि इकाई उसके बाद दहाई है, तो दहाई है दूसरे स्थान पे है, तो पावर जो होगा 1 कम होगा, यानी कि ये हमारा 10। तो 1 का स्थानीय मान कितना होगा, 10। सैकड़े का स्थान पे है 0, तो 0 को हम लोग 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0 के लिए एक स्पेशल बात याद रखिएगा कि 0 किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है, वो संख्या में भले ही किसी भी स्थान पे क्यों ना हो। इसी प्रकार 3 का स्थानीय मान, अब चूंकि 3 जो है वो हमारे हजार के स्थान पे है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 10 के पावर 3 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 3000 बच्चों। इसी तरह 6 जो है हमारा 10 के पावर 4, मतलब ये 10,000 के पोजीशन पे है, तो ये हमारा 6 गुणे 10,000 से हम लोग यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 60,000। इसी तरह 8 जो है हमारा लाख के पोजीशन पे है, तो 8 इंटू 10 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 लाख। कितना जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ लीजिएगा कि अब जिस स्थान पे पूछा जा रहा है उसके दाईं तरफ जितने भी अंक हैं उन सबको 0 कर दीजिए, तो उस संख्या का हमारा स्थानीय मान पता चल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 और 2 5 0 है, यानी कि 8 के बाद आप 5 0 लगा दीजिए, तो ये हमारा स्थानीय मान निकल जाएगा। 2 के पावर 10 टू द पावर 6 10 लाख है, यानी कि 2 के पावर यहाँ पे 3 2 5 है, अब यहाँ पे 6 कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको 6 अंक मिलेंगे, 3 और 3 6। इसी तरह 4 गुणे 10 के पावर 7 की बात करें तो 4 के बाद हमें कितना जीरो लगाना है, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। आई होप आपको स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पता चल गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ नोट्स हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नोट क्या है, संख्याओं के स्थानीय मान नहीं होते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है इस संख्याओं का स्थानीय मान बताएं, तो संख्याओं का स्थानीय मान नहीं होता है, संख्याओं में निहित अंकों का स्थानीय मान होता है बच्चों। दूसरा है, संख्या में प्रत्येक स्थान का मान अपने दाएं स्थान के मान से 10 गुना होता है। प्रत्येक स्थान का मान अपने दाएं स्थान से 10 गुना होता है। शून्य का प्रत्येक स्थान पर स्थानीय मान शून्य ही होता है। एक और नोट है बच्चों यहाँ पे कि किसी भी संख्या का अगर कोई संख्या इकाई के स्थान पे है तो उसका जो स्थानीय मान होगा और अंकित मान होगा वह स्वयं संख्या ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 285 में अगर हम 5 का अंकित मान पूछें तो 5 का अंकित मान जो होगा, अंकित मान वह कितना होगा, 5। इसी प्रकार अगर हम 5 का स्थानीय मान पूछें तो 5 का स्थानीय मान हमारा क्या होगा, 5। इस तरह इकाई के स्थान पे जो भी अंक होंगे उनका अंकित मान और स्थानीय मान क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इकाई के स्थान पर
अंकित मान और स्थानीय मान संख्या का बराबर ही होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। अब संख्या पद्धति में जो है संख्या को बहुत सारे प्रकार के रूप में बांटा गया है। इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिएगा बच्चों अपने कॉपी पे। चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि संख्या जब हमारे पास आई तो उसमें जो सबसे पहली बात थी कि जो संख्याएं थी, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये हमारी संख्या रेखा है। अब इस संख्या रेखा के इस तरफ जितनी भी संख्याएं हैं, अगर हम इनको कलेक्ट करने की कोशिश करें, इनको इकट्ठा करने की कोशिश करें, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याओं को अगर हम इकट्ठा करते चलते हैं तो इस तरह का जो संग्रह बनता है वह हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। बच्चों क्या होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। अगर हम फिर से लौट आते हैं अपने पीछे की तरफ और फिर यहाँ पे जीरो को भी उठा लेते हैं और जीरो को भी अपने उस समूह में रख लेते हैं, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमने जो है कि पूर्ण संख्याओं का एक संग्रह कर लिया है। इसी प्रकार अगर हम माइनस वाली संख्याओं को भी उठा लेते हैं तो इस तरह हम देखेंगे कि हमने एक पूर्णांक, इस तरह के जो समूह हमने इकट्ठा किया है ये है हमारा पूर्णांक, इन्हें हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि पूर्णांक के बाद यहाँ पे भी कुछ संख्याएं बच जाती हैं, जैसे भिन्न में 1/2 3/2 इस तरह की संख्याएं बच जाती हैं। अब अगर हम इन संख्याओं को भी इकट्ठा कर लेते हैं तो इस प्रकार का जो हमारा संग्रह बनता है इसको हम लोग बोलते हैं परमीय संख्या। मतलब पूर्णांक के बाद अगर हम भिन्न को भी इकट्ठा कर लेते हैं तो परमीय संख्या बनते हैं। अब इस संख्या पे कुछ और भी संख्याएं शेष रह जाती हैं बच्चों, जिन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम उनको भी इकट्ठा कर लेते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या जितने भी होंगे इस संख्या रेखा पे एक यूनिक पॉइंट मतलब अद्वितीय बिंदु, प्रत्येक संख्या का एक अद्वितीय बिंदु होता है इस संख्या रेखा पे, जिसके कारण इस संख्या रेखा को हम लोग वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब देखिए जब संख्याओं को बांटा गया तो जो अब हमारे पास इतने सारे बड़े गट्ठर हो गए, मतलब हमने समूह इकट्ठा कर लिया संख्याओं को, तो संख्याओं को सबसे पहले वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्याओं के समूह में बांटा गया। वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या और परमीय संख्या आते हैं। परमीय संख्या के समूह में भिन्न और पूर्णांक आते हैं। भिन्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास भिन्न बहुत तरह के होते हैं, जिसमें उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संक्षिप्त भिन्न, मिश्रित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, सतत भिन्न और संयुक्त भिन्न के रूप में बहुत सारे भिन्न हैं। पूर्णांक को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब जैसा कि हमने अभी देखा कि इस संख्या रेखा पे जितने भी संख्याओं को हम निरूपित कर सकते हैं वह सभी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। यानी कि इन वास्तविक संख्या रेखा पे हम जितने भी संख्याओं को दिखा सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अवास्तविक संख्याएं या इसको हम लोग काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं, काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं और इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं बच्चों। वास्तविक संख्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, देखिए अवास्तविक संख्या, अब चूंकि अभी हमने देखा कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं वह वास्तविक संख्या कहलाती है। इसी प्रकार अवास्तविक संख्या की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पे दर्शा नहीं सकते हैं वह सभी के सभी अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो यहाँ पे अगर हम -2 -3 इन सारी संख्याओं को हम संख्या रेखा पे दर्शा नहीं सकते हैं। अच्छा बात आती है कि काल्पनिक संख्या का इन्वेंशन कहाँ से हुआ, आविष्कार कहाँ से हुआ, इसको समझते हैं बच्चों। देखिए अगर हम गणित की बात करें तो हमने द्विघात समीकरण के बारे में अवश्य पिछली क्लास में पढ़ा होगा।
तो अगर हम यहाँ पे दो घात समीकरण की बात करें तो हम एक यहाँ पे दो घात समीकरण लिख लेते हैं। अब दो घात समीकरण किस फॉर्म में होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेशन की बात करें तो ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। चलिए इसको देखते हैं ध्यान से। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे सोच के बताइए कि x के किस मान के लिए हम उसका अगर वर्ग करें और मुझे -1 मिल जाए, तो यहाँ पे अगर हम -1 और 1 कुछ भी पुट करते हैं x की वैल्यू, तो हमें वो पॉजिटिव में ही मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है x के लिए कि हम उसका स्क्वायर करें और मुझे -1 मिल जाए। तो इस तरह से इन्वेंट हुआ इमेजिनरी नंबर्स का, यानी कि अवास्तविक संख्या का। इसको हम लोग i से डिनोट करते हैं, i से बच्चों। इसका फॉर्म इसको बोलते हैं आयोटा। आगे चल के हम लोग देखेंगे। ये संख्या पद्धति जो होती है इसको सम्मिश्र संख्याएं भी बोलते हैं। सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इस तरीके से होता है बच्चों। आगे चल के हम लोग क्लास 11th और 12th में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, या पढ़ चुका होगा आपने क्लास 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार वास्तविक संख्या को फिर से दो भागों में बांटा गया, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में √2, √3, पाई, ये सब हमारे अपरिमेय संख्या है। हम लोग डिटेल में देखेंगे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में। बात करते हैं परिमेय संख्या की। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छोटा सा रिव्यू है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख सके और q जहां पे क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि और p और q कैसा हो हमारा, वह इंटीजर यानी कि पूर्णांक हो। कोई भी पूर्णांक हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता, लेकिन जो q होगा वह 0 नहीं होगा। p को हम लोग अंश बोलते हैं और इसको हम लोग हर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या को अगर बात करें, चलिए परिमेय संख्या को हम लोग q से डिनोट करते हैं। अब और अपरिमेय संख्या को हम लोग r माइनस q से डिनोट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अपरिमेय संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, और परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। रेशनल नंबर में जो रेशियो से लिया गया है, रेशनल नाम जो है वो रेशियो से लिया गया है, और जो क्यू को हम डिनोट कर रहे हैं परिमेय संख्या में, वो गणित के क्वोशिएंट से लिया गया है। क्वोशिएंट का मतलब भागफल से लिया गया है। क्वोशिएंट, ये इसको हम लोग भागफल बोलते हैं बच्चों। चलिए आगे चल के फिर से परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया। एक तो हमारा भिन्न आ गया और दूसरा हमारा पूर्णांक आ गया। भिन्न की बात करें तो भिन्न किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं वह हमारा भिन्न कहलाता है। अब भिन्न हमारे पास कई तरीके से हैं, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संक्षिप्त भिन्न, मिश्रित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, सतत भिन्न और संयुक्त भिन्न। तो सबसे पहली बात करते हैं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। अगर किसी भिन्न का अंश जो है वह छोटा है हर से, तो वह हमारा उचित भिन्न कहलाएगा। अनुचित भिन्न की बात करें, अगर अंश हर से बड़ा है तो वह हमारा अनुचित भिन्न कहलाएगा। संक्षिप्त भिन्न की बात करें तो वह भिन्न जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जाए और अंश तथा हर का मासा जो हो वह एक हो,
तो वैसा जो भिन्न होगा वह हमारा संक्षिप्त भिन्न होगा। मतलब अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक के अलावा, तो वह वैसा भिन्न हमारा संक्षिप्त भिन्न कहलाएगा। मिश्रित भिन्न की बात करें, ऐसा भिन्न जिसमें एक पार्ट पूर्णांक का और दूसरा भिन्न का हो, तो वह भिन्न हमारा मिश्रित भिन्न कहलाता है। व्युत्क्रम भिन्न की बात करें, जैसे अगर हमारे पास 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न को जाने, अगर अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाए तो वह हमारा व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। इसी तरह सतत भिन्न की बात करें, सतत भिन्न को हम लोग वितत भिन्न भी कहते हैं प्यारे बच्चों, वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न भी इसको बोलते हैं गणित में। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1 + 1 + 2 3 + 3, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो ये हमारा वितत भिन्न कहलाता है। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, जहां पे अंश और हर दोनों ही भिन्न हों, इस तरीके के भिन्न को हम लोग संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2 और 3/5, ये हमारा संयुक्त भिन्न कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। इनके बारे में और भी डिटेल में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों। संख्या पद्धति जो है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, अभी हम सिर्फ बेसिक और समरी की बात कर रहे हैं। आगे चल के हम लोग पूरे डिटेल में इनके बारे में देखेंगे, एक एक डिफिनेशन को और भी क्लेरिफाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्णांक की बच्चों। देखिए पूर्णांक भी हमारे 3 तरीके के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य और एक होता है ऋणात्मक। अगर हम संख्या रेखा पे देखें तो ये मिडिल पार्ट जो होता है शून्य, उसके बाद 1 2 3 इस तरीके से हमारा अनंत तक जाएगा, और यहाँ पे -1 -2 -3 और चलता हुआ -इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इस संख्या रेखा पे अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, ये वाला, इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इसके नाम से ही आप समझेंगे, इनको हम लोग इंटीजर भी इंग्लिश में बोलते हैं। इसको I से या Z से निरूपित करते हैं। Z जो है वो जेहलेन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, जर्मनी का वर्ड है जिसका मतलब होता है गिनना, और जहल का मतलब होता है संख्या बच्चों, इसका पूरा मतलब होता है गिनना। अब नाम से अगर हम देखें तो पूर्णांक किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो दशमलव के रूप में ना हो वह हमारा पूर्णांक कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें 1 की, -1 की, -3 की, -5 की, ये सारे के सारे हमारे पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक देखिए कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होता। 1.5 ये पूर्णांक नहीं है, 2.5 ये भी पूर्णांक नहीं है, -2.5 ये भी पूर्णांक नहीं है। यानी कि पूर्णांक जो होगा वह दशमलव के रूप में कभी भी नहीं होगा। पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक 3 तरीके से होते हैं, जिसमें धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य के दाएं तरफ, संख्या रेखा के शून्य के दाएं तरफ जितने भी संख्याएं होती हैं वो हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। मिडिल वाला जो पार्ट होता है वह हमारा शून्य पूर्णांक कहलाता है, और शून्य के बाएं तरफ माइनस वाला पार्ट जो होता है वह हमारा ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। जितने भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से अनंत तक, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास अनंत है, ये सारी संख्याएं हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। शून्य की बात करें बच्चों तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य केवल शून्य पूर्णांक है यार बच्चों, यहाँ पे समझिएगा, शून्य पूर्णांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम शून्य पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में मिला दें, मतलब शून्य का संग्रह प्राकृतिक संख्याओं के साथ कर लेते हैं, तो हमारे पास पूर्ण संख्या मिलता है। इसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर से
जानते हैं। इसको W से, कैपिटल W से डिनोट किया जाता है और धनात्मक पूर्णांक को प्लस I या Z प्लस से निरूपित किया जाता है और ऋणात्मक को हम लोग I माइनस या Z माइनस से निरूपित करते हैं। इसी तरह पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो होती है वह प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में अगर हम जीरो को मिला लेते हैं तो इस तरह से जो संग्रह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। ये सारी संख्याओं के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए भाज्य की बात करें अगर हम, तो भाज्य किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटे, वह हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 केवल एक संख्या से कट रही है और 1 भी केवल एक संख्या से कट रहा है, 2 भी केवल 1 और 2 से कट रहा है, 3 केवल 1 और स्वयं से कट रहा है और 4 जो है 1 से, 2 से और 4 से विभाज्य है। यानी कि ऐसी संख्या जो मैक्सिमम या मिनिमम कह सकते हैं, मिनिमम 3 संख्याओं से कटे ही कटे, यानी कि विभाज्य हो, वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो अगर हम बात करें तो पहली जो भाज्य संख्या है वह हमारी 4 है, इसके बाद 6, 8, 10, 9 भी हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो इस तरह से वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटती है वह भाज्य संख्या कहलाती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। अभाज्य संख्या की बात करें तो वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से विभाज्य हो, एक एवं स्वयं से विभाज्य हो, तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करें 1 की, तो 1 देखिए केवल एक संख्या से कट रहा है बच्चों और वह स्वयं 1 से ही कट रहा है। 2 की बात करें तो 1 से और 2 से कट रहा है, तो ये हमारे पास मिनिमम 2 संख्या से कटे, 1 से और स्वयं से, वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे 2 हमारा अभाज्य संख्या हो गया, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पे 2 इकलौता एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटा और सम अभाज्य संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा इस संख्या में आपको कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है हमारा 11। सम संख्या की बात करें बच्चों तो सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, जिनका इकाई का स्थान 2 से डिविजिबल हो, या कोई भी संख्या हो जिनका इकाई का स्थान 2 से विभाज्य हो, वो हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे हम बात करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये सभी हमारे पास सम संख्या है। अगर हम बात करें 0 की, तो क्या 0 भी हमारा सम संख्या है? जी हाँ, 0 भी हमारा सम संख्या है, 0 सम संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे छोटे सम संख्या की, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 होगी, छोटी सम संख्या। अब 0 क्यों सबसे छोटी नहीं है? क्योंकि 0 का अपना कोई मान नहीं होता है और 0 जो है हमारा असार्थक अंक भी है, जिसके वजह से हम 0 को इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। तो सम संख्या की बात करें तो 0 सबसे
सबसे छोटा होता है, बट हम उसे सबसे छोटा नहीं मानते हैं, तो सबसे छोटा हमारा सम संख्या 2 है। उसके बाद 4, 6, 8, 10 और 12। इसके बाद आ जाते हैं विषम संख्या की। तो विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, विषम संख्या कहलाती है। बात करते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 11, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? विषम संख्याएं कहलाएंगी। असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कोप्राइम भी बोलते हैं। चलिए, अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी बोलते हैं। ऋण संख्या या यौगिक संख्या, कई सारे नामों से जाना जाता है। चलिए, असहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा, मतलब अगर हमारे पास कोई 2 संख्या है अगर और उनका मासा 1 है, क्या है? 1 है, वैसी संख्याएं हमारी असहभाज्य संख्या कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई भी ले लें, 4 और 5 की बात करें, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या जिनका मासा 1 हो। अब 4 और 5 का मासा की बात करें तो ये हमारे पास कितना होगा? 1 होगा, मतलब महत्तम समावर्त उसका तो हमारा 1 होगा, जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 और 5 हमारे असहभाज्य संख्या है। इनको और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यदि कोई 2 अभाज्य संख्या है और उनके बीच का अंतर 2 है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो संख्या हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 3 और 5 का अंतर कितना है? 2, और दोनों ही अभाज्य संख्याएं 3 और 5 अभाज्य संख्याएं, यानी कि ये हमारा उनका अंतर भी 2 है, यानी कि 3 और 5 जो है जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। 11, 13 भी है, 17, 19 भी है। इस तरह बहुत सारी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। नोट यहाँ पे करिएगा कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जितने भी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी सह अभाज्य, क्योंकि सह अभाज्य संख्या जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर बात करें 3 और 5 की तो इसका भी मासा 1 होगा, यानी कि ये सह अभाज्य संख्या भी है और साथ में जुड़वा अभाज्य संख्या भी है। तो प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होती है। अगर हम बात करें 4 और 5 की बच्चों, तो देखेंगे कि इसका मासा तो 1 है, मासा तो 1 है, तो ये तो सहअभाज्य संख्या है, लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनका अंतर 2 नहीं है। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं सहअभाज्य संख्या होती हैं। बात करें 2, 3 की, तो 2 और 3 हमारा क्या है? सहअभाज्य संख्या है। 3 और 4 की बात करें तो यह भी हमारा सहअभाज्य संख्या है। इस तरह 2 क्रमागत मतलब क्रम में आने वाली प्राकृतिक संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्या एक हमारा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है? नहीं। एक बच्चों ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो एक क्या है? एक जो है हमारी प्राकृतिक संख्या है। इसको याद रखिएगा बच्चों। चलिए एक और बात करते हैं संपूर्ण संख्या की। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृतिक संख्या जिनके सभी अपवर्तकों मतलब गुणनखंडों का योग संख्या मान से 2 गुना हो।
मतलब जिन प्राकृतिक संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या के मान से 2 गुना हो तो वह हमारा संपूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे अगर हम 6 की बात करें बच्चों, तो अगर हम 6 का गुणनखंड देखें तो 1, 2 और 3 और 6 इनके गुणनखंड है, और इनका अगर हम योग करें तो मुझे 12 मिलता है, यानी कि इस संख्या मान से इनका जो मान है वह 2 गुना है। इसी तरह अगर हम 28 की बात करें तो 28 का जो गुणनखंड है वह 1, 2, 4, 7, 14 और 28 है, और इनको अगर हम योग करें तो मुझे 56 मिलता है, यानी कि इसका 2 गुना है। यानी कि 1 से 100 तक के बीच केवल 2 संपूर्ण संख्याएं होती हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसे कमेंट में जरूर मेंशन करिए प्यारे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।